मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन आप सभी को दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, तो ओके, कल हमने ये जो इसका पहला पैराग्राफ है ये हमने खत्म कर दिया था। इसी के आगे हमको शुरू करना है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र केवल एक शासन पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए। यही लोकतंत्र है। अम्बेडकर साहब यही कहते थे कि समाज में ये चीज अपने साथियों के प्रति, समाज के लोगों के प्रति आपस में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, यही एक आदर्श समाज की उनके मत में कल्पना थी। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर क्या कोई किसी को आपत्ति हो सकती है? शायद उनका मानना था कि शायद नहीं, किसी व्यक्ति को भी स्वतंत्रता पर आपत्ति नहीं हो सकती। गमन आगमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। हम कहीं भी आए जाएं, इसकी स्वतंत्रता हो, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता हो, हमारे जीवन पर कोई आपत्ति आए, हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हों, अपने शरीर पर कोई आपत्ति आए उसकी सुरक्षा करने के लिए स्वाधीन हों, स्वतंत्र हों। इस अर्थ में इस सृष्टि का कोई इंसान होगा, कोई व्यक्ति होगा जो इस प्रकार की स्वतंत्रता का विरोध करे, शायद कोई नहीं करेगा। तो उनका मानना था कि मैं किसी प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं और किसी अन्य प्रकार की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा। इसी प्रकार अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार सामग्री रखने का अधिकार, जिसमें शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, उसके अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। अगर हम कितनी संपत्ति अर्जित करना चाहें, ये हमको अधिकार मिल जाए, भाई जितनी मेहनत करेंगे उतनी संपत्ति अर्जित करेंगे। हाँ, वो अनैतिक रूप से कमाई गई संपत्ति ना हो, दूसरों को दुख देकर के, तकलीफ देकर के संपत्ति कमाई गई ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। जीविका के उपार्जन के लिए अर्थात अपने जीवन को सही अर्थों में चलाने के लिए जो आवश्यक औजार हैं, आवश्यक सामग्रियां हैं, चाहे वो खाने की सामग्री हो, शरीर, घर, परिवार को सुरक्षित करने का कोई संसाधन हो, उन चीजों को अपने पास रखने का अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, ऐसे किसी भी शस्त्र अस्त्र को रखने की स्वतंत्रता को होनी चाहिए। इस अर्थ में भी जो स्वतंत्रता का शब्द का अर्थ है, उस पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की बातें उन्होंने बताई। इसके बाद उन्होंने कहा, तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों ना प्रदान की जाए? अगर इस प्रकार की सारी स्वतंत्रताओं पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर मनुष्य की शक्ति की सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए? जो व्यक्ति सक्षम है, शक्तिशाली है, चाहे वो धन से हो, वैभव से हो, किसी प्रकार से हो। ये अपना माइक कौन स्टार्ट किया भाई? अपना माइक बंद कर रखें, कोई अपना माइक नहीं चलाएगा। ओके, जब जरूरत हो तो हैंड रेज करें, हम उससे बात कर लेंगे। क्लियर? ओके। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे,
परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग को की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस स्वतंत्रता में जो अंबेडकर जी कह रहे हैं, जो जाति प्रथा के पोषक हैं वो जीवन, शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ भाई, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात जब यहां आती है मनुष्य की शक्ति एवं सक्षम प्रभावशाली प्रयोग को भी स्वतंत्रता क्यों ना दी जाए। अगर व्यक्ति किसी काम को करने में सक्षम है तो वो उस काम को क्यों ना करे। इस बात को ये जो सामाजिक प्रभावशाली लोग हैं, समाज में प्रभावी लोग हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। शुभम 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 कौन है भाई? वीडियो पे आओ। शुभम वीडियो पे आओ। ओके, हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों ना? यस सर। यस सर। ओके, ये शुभम दूसरी क्लास का था क्या कोई? ये शुभम कौन था, कोई बता सकता है? अपने ही क्लास का था सर। अच्छा, शुभम केशरवानी। यस सर। ओके, चलो ठीक है, हटा दिया मैंने इसको। तो ये जो प्रभावशाली लोग हैं ये मनुष्य के सक्षम प्रभावशाली प्रयोग को नहीं मानेंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। शायद उनके अनुसार ये किसी को नहीं है, ना किसी को दी जाती है, तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा। अगर वो लोग इस प्रकार की स्वतंत्रता के लिए हामी भर देते हैं कि नहीं ये स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, तो फिर जो उनके अंदर जो मालिकत्व है, मुखियत्व है, वो खत्म हो जाएगा। जो वो निचले तबके के लोगों को अपने दास्ता में जकड़ कर रखना चाहते हैं, उनका वो दासत्व का अधिकार खत्म हो जाएगा। वो अपने अंदर, अपने पास में, अपने अधिकार में किसी दास को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहा जा सकता। केवल अगर कानूनी पराधीनता के रूप में दास्ता को हम देखें तो केवल वो कानूनी पराधीनता नहीं है, हमारी नैतिक पराधीनता, हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर प्रकार की पराधीनता वो दास्ता है, जिसके कारण से हम किसी के अधीन काम करने के लिए मजबूर होते हैं। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। ये दास्ता क्या है जो यहाँ पर एक लाइन में कही गई? दास्ता एक दूसरी स्थिति ये भी है जिसमें कुछ व्यक्ति दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी जमींदार के यहाँ काम करने वाला मजदूर, उसको खेतों में काम करना अच्छा लगे या ना लगे, काम करना पड़ता है। क्यों काम करना पड़ता है? उसकी दास्ता उसको क्यों स्वीकार करनी पड़ती है? जमींदार की मजबूरी यह है कि जब उस मजदूर के पास
खाने के लिए नहीं होता है तो वह जमींदार उसको खाने के लिए व्यवस्था करता है, रहने की व्यवस्था करता है, उसको आर्थिक परेशानी नहीं होने देता, जो भी समस्या उसके साथ खड़ा होता है, लेकिन उसके एवज में, उसकी बराबरी में वह उससे जो काम करवाना चाहता है करवाता है, भले ही उसका उस व्यक्ति का काम करने का मन हो अथवा ना हो। यही यहाँ पर कहा गया, दास्तां में एक स्थिति भी है जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आप भी उसके लिए करो, और जो काम आप ना चाहते हो वो करो, ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन किया जाता है, करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, हमको धन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो हम किसी अमीर आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं भैया हमको 10,000, 20,000, 50,000 जिसकी जितनी आवश्यकता होती है मांगता है, अब लेते हैं और उससे कहते हैं भैया इसके बदले में क्या कुछ देना है, पड़ेगा? तो फिर वो पैसे वाला कहता है हमको ब्याज मिलेगा, ब्याज चाहिए। कितना ब्याज? अब वो जरूरत वाले के ऊपर है, किसी से 10%, किसी से 5%, किसी से 20%, किसी से 15% ब्याज लेते हैं। तो ब्याज लेने का कानूनी अधिकार नहीं है क्या? किसी को जानकारी है कि अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो उसका कानूनी अधिकार है ब्याज देना? ओम? यस सर। ब्याज देना कानूनी अधिकार है क्या? नहीं है सर। हैं? नहीं। तो ब्याज लेते हैं ना सब लोग। यस सर। क्यों? फिर वो गैर कानूनी है ना? यस सर, गैर कानूनी है। यस, अगर पैसे लेने वाला व्यक्ति इस मद पर रिपोर्ट कर दे, थाने में रिपोर्ट कर दे, कोर्ट में तहरीर दे दे कि नहीं मेरे साथ इतना ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान नहीं करता, क्यों? दास्तां में बंधा हुआ है वो जो नियम नहीं है, नियम कोई कानून ऐसा नहीं है जिससे उसको ब्याज भरना पड़े, लेकिन फिर भी हाँ, बैंकों से अगर पैसा लेते हैं तो उसका ब्याज हमको भरना पड़ता है, वो कानून है, वो नियम है। उसमें सबके सामने रखा हुआ है कि होम लोन लेंगे, गाड़ी का लोन लेंगे, कोई भी लोन लेंगे तो इतना आपको पैसा ब्याज के स्वरूप देना पड़ेगा, वो कानूनी लिखित है। लेकिन किसी सेठ से हम पैसा लेंगे, उसको 10%, 5%, 20% ब्याज देना पड़ेगा, ये कोई कानून नहीं है। ठीक है? तो कानूनी पराधीनता न होने पर भी ये स्थितियां पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पैसे अपनाने पड़ते हैं। जाति प्रथा के अलावा भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां लोगों को अपना पैसा सामाजिक तौर पर या अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनाने पड़ते हैं, इच्छा नहीं है। कौन व्यक्ति है जो गटर साफ करना चाहता है? कौन इंसान है जो खतरनाक जगहों पर काम करना चाहता है लेकिन उसको अन्य जगहों पर काम नहीं मिलता, तो अपनी इच्छा के विरुद्ध भी वो पैसे उसको अपनाता है? ठीक है, ये बात हो गई स्वतंत्रता की। अब आइए इसके दूसरे टॉपिक समता पर विचार करते हैं। समता क्या है? क्या समता पर भी किसी को आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपने सुना होगा, उसमें समता शब्द का प्रयोग किया गया। समता शब्द ही विवाद का विषय था। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। ठीक है, समाज का हर एक व्यक्ति एक प्रकार की क्षमता वाला नहीं है, एक जैसा नहीं है। उनका यह तर्क वजन भी रखता है। सही बात है भाई, समाज का हर एक प्राणी, हर वर्ग का व्यक्ति हर एक क्षमता वाला नहीं होता, उसकी बात में वजन है, वो बात सही कह रहे हैं। लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता। ये तथ्य तो है, ये सच्चाई है। मिर्ची कड़वी होती है, सच्चाई है। चीनी मीठी होती है, सच्चाई है। ये तथ्य है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी मिर्ची कड़वी होती है।
मिर्ची तीखी होती है, ये तथ्य है, लेकिन वास्तविकता क्या है? सारी मिर्ची एक जैसी नहीं होती, ये वास्तविकता है। तो उसी प्रकार अगर कहते हैं सारे मनुष्य बराबर नहीं होते हैं, तो सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते, तो दूसरी तरह भी नहीं होते। जो आप कहना चाह रहे हैं कि सारे मनुष्यों की क्षमता एक जैसी नहीं है, लेकिन जिस क्षमता में आप हमको तोड़ रहे हैं सारे वैसे भी नहीं होते। अगर सारे कर्मठ होते हैं तो सारे निष्क्रिय भी नहीं होते, सारे बेकार भी नहीं होते हैं। कुछ कर्मठ, कुछ निष्क्रिय, कुछ बहुत अच्छे, कुछ कम अच्छे, कुछ बिल्कुल अच्छे नहीं। तो ये विशेष महत्व नहीं रखता कि आप किसकी बात का महत्व दे रहे हैं, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। कोई मनुष्य कितना सक्षम है, कितना अक्षम है, वो 3 बातों पर निर्भर करती है। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? पहली, शारीरिक वंश परंपरा। अब किसी के परिवार में एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक वंशानुगत परंपरा, हेरिडिटरी आती जा रही है, वो शारीरिक वंश परंपरा हो गई। अब कोई किसी के परिवार में नाटे कद के ही लोग पैदा होते हैं, छोटे कद के, किसी घर में बहुत लंबे कद के, किसी के परिवार में मझले कद के लोग पैदा होते हैं। कोई शारीरिक रूप से अक्षम पैदा होता है, किसी की कोई मानसिक रूप से अक्षम पैदा होता है, तो एक प्रकार की एक क्षमता वाले लोग हो गए। तो शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर उनका हम निर्णय कर देते हैं ये अक्षम लोग हैं, ये सक्षम लोग हैं। दूसरा, सामाजिक उत्तराधिकार अथवा सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियों जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्रदान करता है। कभी कभी हमारे पिता ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा काम किया है, समाज के लिए अच्छा काम किया है, तो उनकी पीढ़ियां, आगे आने वाली पीढ़ियों को हम भी उसी दृष्टिकोण से देखते हैं जैसे उनके बाप दादों को देखते थे। ये क्या है? सामाजिक उत्तराधिकार। वो सम्मान उनको अपने उत्तराधिकार में मिला। समझ आ रहा सभी को? मधु? यस सर। ओके। शारीरिक परंपरा, जो हमारी शारीरिक परंपरा चली आई, जिसको कद काठी मिल गई। दूसरी चीज, सामाजिक उत्तराधिकार, जो हमारे पूर्वजों ने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, जैसा काम किया वैसा हमारी पीढ़ियां, आगे आने वाली पीढ़ियां भी वैसा ही भुगतती हैं। दोनों प्रकार से कहा, माता पिता कल्याण की कामना, शिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञानार्जन, सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्रदान करता है कि वो विशिष्ट हैं, सुशील हैं। तो उस कारण से उनको एक अलग क्षमता मिली। तीसरा और अंतिम, मनुष्य के अपने प्रयत्न। तीसरा और महत्वपूर्ण जो टॉपिक आया, विषय आया, वो कहा मनुष्य के अपने प्रयत्न, अपने प्रयास। इन 3 दृष्टियों से निस्संदेह मनुष्य समाज नहीं होते। तीनों प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक परंपरा वाले होते हैं, दूसरे सामाजिक उत्तराधिकार वाले होते हैं, और तीसरे मनुष्य के अपने प्रयत्न वाले होते हैं। एक समान पीढ़ी में इन 3 प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। ठीक है? एक जो अपनी मेहनत से कमाता है, एक बाप दादा की कमाई पर रहता है, और एक अपनी शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर उसमें हम तय कर देते हैं यही करेगा, ये जो आज हम देख रहे हैं। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता का विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? अगर आप समता का विरोध कर रहे हैं, समानता का विरोध कर रहे हैं, तो बताइए, अगर किसी की शारीरिक वंश परंपरा ऐसी है तो उसमें उस व्यक्ति की क्या गलती है? उसके साथ हम असमान व्यवहार क्यों करें? अगर किसी को सामाजिक उत्तराधिकार के रूप में उसकी वो क्षमताएं उसके पास हैं, मिली हुई हैं, तो उसमें उसका कौन सा गुण है जिसके आधार पर हम उनकी प्रकृति तय करते हैं? नहीं होना चाहिए। और तीसरा अंतिम, मनुष्य के अपने प्रयास। सारी मनुष्य की क्षमता एक जैसी नहीं है। कोई हट्टा कट्टा पागल होता है, कोई दुबला पतला होता है, कोई सामान्य शरीर वाला होता है,
कोई अच्छा काम करके बहुत अच्छे पद पर पहुंच जाता है, कोई कम मेहनत करके छोटे पद पर पहुंचता है, कोई बिल्कुल काम न करके अपना व्यवसाय चुनता है। तो उसके आधार पर हम उनके साथ समान असमान का व्यवहार क्यों करें, ये एक प्रश्न है, एक शाश्वत प्रश्न है कि ना इन व्यक्तियों की कुछ विशेषता रही है, ना कुछ ऐसा कुछ रहा है, तो उनके साथ हम ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करें। इस प्रश्न का जवाब हमको ढूंढना है। हम किस प्रकार का, इस प्रकार के प्रश्न का किस प्रकार से आंसर तय करते हैं, यह हमारी विचारधारा, हमारी सोच पर डिपेंड है, आश्रित है। ठीक, आज हम यहीं से पढ़ेंगे, इसके आगे का पाठ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक क्लास और लेंगे हम। जितना हमने पढ़ लिया, इस पर किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। नो सर। ओके, और कोई? श्रेया, मधु, नो सर। कोई क्वेश्चन नो नहीं है? सर। ओके, कुलदीप, नो सर, नो सर। राहुल, नो सर। आदित्य, आदित्य, नो सर। ओके, ये जो लास्ट लाइन मैंने कही, आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या इन तीनों चीजों के आधार पर हम समाज के अलग अलग जो क्षमताओं पर उनको क्षमताएं मिली हैं, क्या इनके साथ वैसा व्यवहार उचित है या अनुचित है? इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आप लोग थोड़ा तैयार होकर आइएगा, ठीक? ओके सर। यस सर। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा।